अंदरूनी सिंध में हम कई प्रोग्राम्स कर चुके हैं, जहां पर हम जुर्म के साथ साथ इस शहर की सकाफत भी दिखाते आए हैं और वहां कानून नाफिज करने वाले इदारे किस तरह काम करते हैं और वो किन मसाइल से दो चार हैं, ये भी हम आपको अपने माजी के प्रोग्राम्स में दिखा चुके हैं। इस हफ्ते हमने सोचा कि अंदरूनी सिंध के शहर टंडो अलायार का रुख किया जाए और वहां किस तरह पुलिसिंग की जाती है और वहां कौन से जराइम आम हैं और क्या वहां मौजूद पुलिस एहलकारों को वो सहूलियात दी जाती हैं जो इन्हें मिलनी चाहिए। इस वक्त टंडो अलायार के डीपीओ के फराइज एसएसपी अबरेज अली अब्बासी अंजाम दे रहे हैं, जो कराची में भी अहम ओहदों पर फाइज रहे हैं। हमने रुख किया कराची से टंडो अलायार का। टंडो अलायार में पहुंचते ही हमने रुख किया वुमेन पुलिस स्टेशन का। यहाँ वो सारी लेडी पुलिस एहलकार मौजूद थीं जो इस थाने में तैनात थीं। यहाँ पर ख़वातीन के क्या मसाइल होते हैं और किस तरीके की कंप्लेंट्स यहाँ पर आती हैं, हमने यहाँ मौजूद एसएचओ साहिबा से पूछा। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं टंडो अलायार में मौजूद हूँ और अमूमन हम देखते हैं कि अगर अंदरूनी सिंध की हम बात करते हैं तो यहाँ पर ख़वातीन के जो मसाइल होते हैं उसके लिए अमूमन अक्सर ख़वातीन जो हैं वो थाने जाते हुए बड़ा घबराती भी हैं। बच्चों के हवाले से मसाइल होते हैं। इस वक्त मैं टंडो अलायार के वुमेन पुलिस स्टेशन में मौजूद हूँ और यहाँ पे पूछूंगा कि यहाँ पे किस तरह के मसाइल अमूमन आते हैं और अगर आते हैं तो किस तरह उनको जो है वो फेस किया जाता है, किस तरह जो ख़वातीन हैं उनको एक तरीके से ये सहूलत दी जाती है कि वो अपने तौर पे जो है FIR करवा सकती हैं। यहाँ की SHO नसीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा नसीन साहब, मुझे बताइएगा कि ये टंडो अलायार का एक ही वुमेन पुलिस स्टेशन है, यानी कि टंडो अलायार में अगर किसी भी ख़वातीन को कोई मसला होता है तो वो आप लोगों के पास आते हैं? जी बिल्कुल, हमारे पास डायरेक्ट आती हैं वो लोग कंप्लेन लेकर। अगर किसी का पूरे ज़िले टंडो अलायार में ये एक ही वुमेन पुलिस स्टेशन है जो तमाम मकसद है हमारे थानों को, जेंट्स थानों को कवर करता है कि वहाँ पर भी कोई लेडीज़ के मसले मसाइल होते हैं। ऑलरेडी साहब ने तमाम थानों को भी लेडीज़ दी हुई है। उसके बाद अगर नहीं मसला होता तो वो सीधी मेरे पास भी डायरेक्ट आ सकती हैं और मेरे सेंक्शन है, FIR भी है मेरे पास। मियाँ बीवी के मसले मसाइल, झगड़े, बच्चों को प्रोटेक्शन देना, कोई बच्चा गुम हो गया है तो थाने वाले मेरे पास लेकर आते हैं, तो भले 1 दिन या 2 दिन लगे मैं अपने थाने पर उन्हें रखती हूँ। अच्छा, यहाँ पर अमूमन क्योंकि हम अंदरूनी सिंध के अलग अलग किस्म के वाक़यात सुनते आए हैं, यहाँ पर ज़्यादातर ख़वातीन को किन मसाइल को दरपेश करना पड़ता है? ख़वातीन को ज़्यादातर तो घरेलू झगड़े, मियाँ बीवी का झगड़ा है, आपस में रिश्तेदार हैं, महल्लेदारी का, बच्चों पर झगड़े हैं, इस किस्म के मैटर ज़्यादा आते हैं। अगर कोई ज़्यादा ही मकसद है तशद्दुद के वाक़यात भी आते हैं। तशद्दुद के वाक़यात में अगर उनको मेडिकल दिया जाता है, अगर मेडिकल में FIR के सेंक्शन हैं, अगर वो FIR लॉन्च करवाना चाहती हैं तो हम बिल्कुल उनको FIR लॉन्च करते हैं। आप ये ख़वातीन की जो इश्यूज़ होती हैं वो देखती हैं? जी जी, उनके CNIC लॉस्ट डॉक्यूमेंट, CTC, सर्विस कार्ड, जो भी सर्टिफिकेट, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो भी होते हैं उनकी यहाँ पे ऑनलाइन एंट्री होती है। अच्छा, और कोई चार्जेस नहीं होते हैं। वुमेन थाने में ये बात खुश आइन थी कि वहाँ पर पूरा अमला ख़वातीन का था, क्योंकि अगर ख़वातीन वहाँ पर कोई भी शिकायत लेकर आती हैं, अपना कोई मसला लेकर आती हैं तो उसे डिस्कस करते हुए उन्हें हिचकिचाहट ना हो। वुमेन थाने के बाद हमने रुख किया DPO टंडो अलायार के दफ्तर का। SSP टंडो अलायार ने आज OR सेशन रखा था, जिसका मकसद पुलिस एहलकारों के मसाइल को सुनकर इन्हें हल करना था और दूसरा उन एहलकारों की पेशी थी जो अपनी ड्यूटी पर लापरवाही और गफलत बरतते हैं। इन सबको SSP टंडो अलायार के सामने पेश किया गया। यार, आपको कितनी दफ़ा समझाया कि आपकी प्रॉपर डिप्लॉयमेंट ट्रैफिक की नहीं होती है। जब भी मैं गुजरता हूँ वहाँ पर ना वन वे की जो है वो उसको आप लोग ऑब्जर्व करवाते हो, ना कुछ। आप लोगों ने कब ये सुधरना है? अब खुद ही खड़े हो जाते हैं ड्यूटियों पर, और रमज़ान प्लान में जो भी ड्यूटियाँ थी वो चेक करते थे। खुद खड़े होने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। आवाम को रिलीफ तभी मिलेगा जब आप लोग वहाँ पे ट्रैफिक का प्रॉपर मैनेज करेंगे, फ्लो उसका जो है उसको बरकरार रखेंगे। बिल्कुल करेंगे सर। अभी मैं ये लास्ट वार्निंग आपको दे रहा हूँ, आप बगैर किसी को इतला किए हुए एब्सेंट कैसे रहे? सर तबीयत सही नहीं थी मेरी। किसी को बताया आपने? तो ये दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए। और आप हैबिचुअल हो,
इसीलिए मैं आपको अभी पनिश कर रहा हूँ। दोबारा इस तरह की कोई चीज़ होगी तो काबिल बर्दाश्त नहीं होगी। यार आप तो अपर सबऑर्डिनेट हैं, आप तो SHO हैं, इंस्पेक्टर हैं, ये इस तरह की परफॉर्मेंस मैं आपसे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपने गाहे बगाए कहने के बावजूद IG साहब की डायरेक्शंस हैं, DIG साहब की डायरेक्शंस हैं, मेरी डायरेक्शंस हैं, उसके बावजूद भी आपकी ये परफॉर्मेंस है। सर मुझे 9 रूपोश है सर इन कंपेन में सर। आपके रूपोश जरूर आपने पकड़े होंगे। जब मैंने आपसे एक्शन की बात की है, जब आइस है, क्रिस्टल है, देसी वाइन है, इसके अलावा चर्स है, बाकी गुटखा मेल पड़ी है, उस पर आपकी कार्रवाई बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको अंडर वॉच रख रहा हूँ। इसके बाद आप SHO तो बहुत दूर की बात है, मैं आपको मेजर पनिशमेंट दूंगा अगर इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं आती। ये लास्ट वार्निंग है आपकी। यस सर। आपको मैंने नसरपुर से हटाने का सिर्फ एक ही वजह थी, वो ये वजह थी कि नसरपुर में आपने क्रिस्टल, आइस, गुटखा, मेलपुड़ी कंट्रोल नहीं कर पाया, विच इज स्पीक्स वेरी वेरी पोरली ऑन योर कंडक्ट, और इसीलिए मुझे ये एक्शन लेना पड़ा। और मुझे उम्मीद है कि अब आप लाइंस में रहते हुए पुलिस की एड में होंगे और सपोर्ट करेंगे और जाके इन लोगों को जो है वो अरेस्ट करवाएंगे। आपको जब ये 2 केसेस इतने इंपॉर्टेंट केसेस हैं गुटखा मावा के, उस पर जब आपको तफ्तीश दी गई है तो आपने स्टिपुलेटेड टाइम जो कि 14 दिन होता है, आपको पता है कि उसमें चालान पेश करना होता है। चालान में डिले क्यों हुआ है? डिले इसीलिए हुआ है, जो मेरा ट्रांसफ़र हुआ, मैंने 168 का तो रिपोर्ट दिया तो SHO को दिया, फाइनल मैंने तो SHO के केस हवाले कर। कितने दिनों में आपने 168 की रिपोर्ट दी थी? सर मैंने 7 दिन के अंदर ही मैंने दे दिए थे। इस पर मैं आपके DSP साहब से इंक्वायरी कंडक्ट कराता हूँ। अगर आपके SHO का कसूर है तो उसको सज़ा मिलेगी, और अगर आपका कसूर है तो आपको सज़ा मिलेगी। बेटा आपका क्या इशू है? सर मुझे हाथों में इन्फेक्शन है, ब्लीडिंग होती है। कहाँ से इलाज करवा रहे हो? सर नसीम गोरी से, हैदराबाद। मैंने आपकी छुट्टी अभी अप्रूव की है, सो कोशिश करें इसके दौरान काम करवा लें। अकाउंटेंट साहब इनका जो है ना केस बना के हमें मेडिकल जो ग्रांट होती है उसके लिए हमें भिजवा दीजिएगा। ठीक है बेटा। आज SSP टंडोवाला यार के दफ्तर में वो लोग मौजूद थे जिन्हें हुकूमत की जानिब से ग्रांट दिए जाने थे, जिनमें शोहदा की फैमिली और दीगर लोग मौजूद थे। सबसे दिलचस्प चीज देखने में आई कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भी इनके चेक दिए जाने थे, जिनकी तादाद बहुत बड़ी थी। अक्सर हमें ये बात सुनने को मिलती है कि हुकूमत की जानिब से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को कुछ नहीं मिलता, और फिर जिनका केस होता है इनसे तफ्तीश के नाम पर पैसे लिए जाते हैं। लेकिन आज ये बात स्क्रीन के सामने साबित हुई कि हुकूमत की जानिब से तफ्तीशी अफसरान को केस की तफ्तीश करने के लिए पैसे मिलते हैं। तो अगर अब कोई आपसे तफ्तीश के नाम पे पैसे मांगे तो आप इसका सवाल उठा सकते हैं। अच्छा अब्रेज भाई, हमने अक्सर ये सुना है कि जी जो पुलिस में जितनी भी फैमिलीज़ अल्लाह ना करे किसी का इंतकाल हो जाता है तो उनको ग्रांट दी जाती है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी ग्रांट उन तक पहुंचती नहीं है। वहीं फिर क्योंकि अभी आप यहाँ पर SSP इन्वेस्टिगेशन भी और ऑपरेशन भी एक ही अम्ब्रेला के अंडर अम्ब्रेला होता है, तो हम ये भी अक्सर शिकायत सुनते हैं कि जी जो इन्वेस्टिगेशन वाले होते हैं जी उन्हें जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान खर्चे होते हैं उनके पैसे नहीं मिलते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? जी थैंक यू सो मच कि आपने इतना इंपॉर्टेंट जो इशू है उसको हाईलाइट किया। बेसिकली जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जैसा कि आप जानते हैं कि वहाँ पे जब मैं SSP इन्वेस्टिगेशन कुरंगी भी रहा, साउथ भी रहा, तो हमने वहाँ पे भी मेक श्योर किया था कि जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो उनका अपना हक है। चेक उनके नाम पे, IO के नाम पे बना हुआ आता है, और हमारी जिम्मेदारी बनती है बीइंग द हेड ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एंड ऑपरेशंस एज वेल कि उनको हम लोग अपनी ग्रांट जो है वो वहाँ तक पहुँचाएँ, ताकि जो एंड जो हमारा जो विक्टिम कह ले, जिसके साथ प्रॉब्लम हुई हुई है, उसको किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो, उसकी तरफ से ये शिकायत ना हो कि जी फाइल के पैसे एग्जैक्टली। सो अभी हमने अल्हम्दुलिल्लाह मेक श्योर किया हुआ है कि बहुत सारे IOs जो है, मेरी कोशिश होती है कि हर वेडनेसडे को हम लोग कोशिश करें कि जिनके भी केसेस फाइनलाइज स्टेजेस पे पहुंच गए हैं उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बुलाया जाए, उसकी जो क्यूमुलेटिव कॉस्ट ऑफ द केसेस दैट ही इज़ लुकिंग आफ्टर उसको हम लोग जो है वो चेक दे सकें। जिस तरह से ये आप देख सकते हैं कि ये जो चेक है ये अब मोहम्मद परेल साहब के नाम पे आया, उन्हीं के अकाउंट नंबर में आया है, और ये हम लोग उसको हैंड ओवर करेंगे। ये 45,000 रुपीज़ का चेक है जो कि उसने एक केस जो है वो किया होगा। अच्छा ये ज़रा सा मैं पब्लिक को भी दिखा दूँ कि जी अक्सर हम इन्वेस्टिगेशन की शिकायत सुनते हैं, मैं ऑल ओवर बात कर रहा हूँ, किसी एक ज़िले की बात नहीं कर रहा, कि इन्वेस्टिगेशन से ये शिकायत आ रही होती है कि जी हमें हुकूमत की जानिब से पैसे नहीं मिलते हैं, इस वजह से हमें फ़ाइल का खर्चा देना होता है, मोबाइल का खर्चा देना होता है। ये मेरे हाथ में 45,000 रुपये का चेक है। ऐसे और बहुत सारे चेक हैं जो सिंध पुलिस जो है वो देती है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, जो
ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उसका खर्चा हुआ करता है। तो किसी भी जो पब्लिक से अगर कोई इस तरह इस नाम पे ले रहा हो तो वो डेफिनेटली जाके इसकी शिकायत कर सकता है। अच्छा, उसके अलावा ये जो शहीद हो जाती है, फैमिली में किसी की शहादत हो जाती है, उनको किस चीज़ की ग्रांट मिलती है? देखिए, इसमें हमारे 2-3 हमने बाइफिकेशंस की हुई हैं। एक तो ये होता है कि इन सर्विस डेथ हो जाती है, जो कि बुनियादी तौर पे शहादत की कैटेगरी में नहीं आती। किसी भी वजह से हार्ट अटैक होता है, कोई सडन डेथ होती है, लेकिन इन सर्विस जो डेथ होती है उनको फिर हम लोग इमीडिएट रिलीफ ग्रांट देते हैं, जिनमें उनके कफन दफन का सिलसिला वो पुलिस की तरफ से होता है। उसके अलावा उनकी फैमिली के साथ हम लोग कांटेक्ट करते हैं और उनके भी जो चेक्स आते हैं। आज इंसिडेंटली हमने वो जो बेवा हैं वो भी हमने उनको भी बुलाया हुआ है। उनको इस फॉर्म में जो है वो चेक्स अवेलेबल किए जाते हैं। इमीडिएट रिलीफ 50,000 हम लोग उनको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो हमारा जो पैकेज होता है जो कि एक शहीद को होता है, जो कि इन सर्विस जिसकी शहादत होती है ऑपरेशन के दौरान, उसके लिए आपको पता है कि एक सीपीओ में कमेटी होती है जो कि उसको शहीद डिक्लेयर करती है। जब वो शहीद डिक्लेयर हो जाता है उसके बाद से फिर आपको पता है कि उसको हम लोग ज़िंदा कंसिडर करते हैं। उसकी पे जो है वो उसी तरीके से स्टार्ट रहती है, उसको पे अपनी मिलती रहती है। उसके अलावा जो उसको रिलीफ मिलता है वो हमारा पैकेज, मेरा ख्याल है कि शायद पूरे पाकिस्तान में बल्कि बहुत सारी और जो है कंट्रीज़ उसके साथ भी कंपैरेबल है। और सिंध पुलिस का बहुत बेहतरीन जो शोधा पैकेज है जो कि हम उनको अवेलेबल करवाते हैं। और उससे भी बढ़ के ये कि हम उनको उसी तरीके से पे प्रोवाइड करते हैं और उसका नाम भी हम लोग रोल कॉल से नहीं हटाते जब तक उसकी एज 60 साल की नहीं हो जाती। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मुमताज़ साहब मौजूद हैं। अभी इन्हें चेक भी मिला है। मुमताज़ साहब, ये बताएं कि अक्सर लोग ये बात कहते हैं इन्वेस्टिगेशन के कि जी हमें जो हम इन्वेस्टिगेशन के दौरान काम करते हैं, जो हम फ़ाइलों का काम करते हैं, कोर्ट जाते हैं, हमें पैसे नहीं मिलते हैं। तो ये तो भी आप लोगों को माशाल्लाह चेक मिले? जी बिल्कुल, हमें मिलते रहते हैं। हमें बिल्कुल केसों के पैसे मिलते रहते हैं हमारे। तो अभी आपको कितने का चेक मिला था? अभी मेरे को वो 2,55,000 का चेक मिला। गुलाब खान साहब, कितने का चेक मिला आपको? 1,29,000। 1,29,000। कुर्बान साहब, कितने का चेक मिला? सर मेरे को 1,34,500 का। कौन से केसेस किए थे आप? सर 365 है और 34 केस है। सर शादी हो चुकी है, उसके लिए मैरिज ग्रांट के लिए जमा कराया था तो माशाल्लाह मिल गए? जी जी। पहली शादी है? जी सर पहली। ये दूसरी के लिए नहीं है? नहीं सर, इस चक्कर में नहीं रहना कि अब तुम दूसरी करके आ जाओ फिर बोलो 75,000 दे दें। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बस पहली शादी करिए। पहली शादी है तो मिल गए 75,000? जी बिल्कुल सर, मिल गए 75। पूरे 75,000 मिले? जी पूरे किसी ने 75। बीच में बोला तो नहीं था? नहीं सर, किसी ने भी कुछ, बल्कि हमें सपोर्ट करिए हमारे स्टाफ के ऑफिसरों ने। हम टंडोवाला यार में मौजूद थे। टंडोवाला यार के एसएसपी साहब के पास कच्ची शराब के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन मौसूल हुई। उन्होंने फौरी तौर पर टंडोवाला यार की रैपिड रिस्पांस फोर्स को इस चीज़ से आगाह किया और उसके ऊपर एक्शन लेने को कहा। अच्छा, अभी एक इन्फॉर्मर ने इन्फॉर्म किया है कि एक कंसाइनमेंट है जिसकी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है। आरआरएफ इंचार्ज के पास आप लोगों ने खुद जाना है और वहाँ पर प्रॉपर तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से रेड कंडक्ट करना है। पहले एरिया को कॉर्डन ऑफ करना है और जिस तरह के जो मुल्ज़मान है कोशिश करनी है आपने चारों तरफ से उसको कवर करें। कोई भी मुल्ज़िम भागना नहीं चाहिए और जितनी कोई खैप है उसको हमने जो है वो कब्ज़ा पुलिस में लेना है। उसके बाद टोटल प्रोफेशनल तरीके से उसकी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करनी है। आरआरएफ की टीम कच्ची शराब की भट्टी पर रेड करने के लिए तैयारी कर रही थी। नाज़रीन, इस वक्त हम रैपिड रिस्पांस फोर्स टंडोवाला यार के एसएचओ अम्मा साहब के साथ मौजूद हैं। इन्फॉर्मेशन है कुछ कच्ची शराब के हवाले से, उसके अलावा कुछ मावा गुटके के हवाले से इन्फॉर्मेशन है। अम्मा साहब, अभी तक क्या इन्फॉर्मेशन मैच्योर हुई है आप लोगों के पास? मैच्योर इन्फॉर्मेशन अभी ये है कि एक जगह है वहाँ पे बंदे बैठे हुए हैं जो शराब बना रहे हैं और उनके पास हो सकता है कि मैं कोई और मटेरियल भी मिले, मैनपुरी का मिले, चर्च मिले या कुछ भी मिल सकता है उधर। बहरहाल जी, अभी हम यहाँ रैपिड रिस्पांस फोर्स के साथ निकलेंगे। टंडोवाला यार मैं मौजूद हूँ, एक बार फिर आपको बता दूँ। और कच्ची शराब की इन्फॉर्मेशन है, कच्ची शराब पी के ना जाने अब तक कितने लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठे। उसके अलावा और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, अभी वहाँ पर जाएंगे और जो सूरत हाल होगी वो आपको टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाएंगे। कच्ची शराब पीकर ना जाने कितने लोग अपनी ज़िंदगी गंवा बैठे हैं और कच्ची शराब की फरोख्त ज़्यादातर अंदरूनी सिंध में देखने को मिलती है। हम आरआरएफ के हमरा कच्ची शराब की भट्टी की जानिब निकल पड़े। ये एक सुनसान जगह थी और इसलिए यहाँ पर भट्टी कायम की गई। ये लोकेशन पे आ गए।
आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लोकेशन पे आ चुके हैं जी इस वक्त SHO साहब की सरबराही में। RRF टीम ने जैसे ही अपनी एंट्री दी वैसे ही यहाँ मौजूद लोगों ने भागना शुरू कर दिया, जिन्हें पुलिस ने फौरी तौर पर पकड़ लिया। पकड़ो उसको, पकड़ो। ये देखो, यहाँ पर कच्ची शराब बन रही थी और बहुत सी कच्ची शराब तैयार भी थी। क्या चीज़ तैयार हो रही थी? ये हटो जरा, हटो, साइड में लो इनको। हमारे साहब क्या तैयार हो रहा था? ये कच्ची शराब है। ये देखें जी, ये कच्ची शराब है। वो कच्ची शराब जिसे इस्तेमाल करने के बाद जो है ना जाने कितने लोग जो है वो मौत की घाट अब तक सो चुके हैं इसकी। और ये इसमें सब में भरी हुई है, फुल है। ये कच्ची है सारी। ये फिर आग पे चढ़ाते हैं, उस पे तैयार होती है। कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर ये इसमें क्यों तैयार कर रहे हैं? अभी गर्म करेंगे, फिर उसको साफ करेंगे, फिर इसमें थैलियों में डालेंगे। ये देखें जी, ये भी ये साफ है, ये भी तैयार करके साफ करके रखा है। अभी थैलियाँ भरेंगे इसको। तो ये अब आप ये देखें ना, ये आबादी इस तरह की है कि यहाँ पर कुछ है ही नहीं। और भी कुछ है जी? जी देखें, चेक करते हैं। चेक करो। ये देखें जी, कच्ची शराब है ये सारी। इस जगह का जायजा लिया जा रहा था कि एक कमरे के अंदर से इंडियन गुटखा भी मिला जो स्मगल होकर पाकिस्तान लाया गया था, या ये वही गुटखा होगा जो हम आपको अपने पिछले प्रोग्राम में दिखा चुके हैं। खैर, ये चीज दोनों ही सूरतों में गैर कानूनी थी। ये क्या चीज है? ये गुटखा है, ये इंडियन गुटखा, सफीना जैसे हम कहते हैं अमूमन। ये इंडियन गुटखा है जो कि बैंड है। और ये यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि ये बोरे अभी इन्होंने स्मगल करके डेफिनेटली लाए होंगे। ये क्या चीज़ है? ये मैनपुरी का चूरा है। ये देखें, इसमें से मैनपुरी बनाते हैं। ये डालिएगा मेरे हाथ पे थोड़ा। ये देखें जी, ये वो कचरा होता है जिसके बाद इसमें तंबाकू और दूसरी चीज़ें डाली जाती हैं, और ये हम खाने के बाद हमारे मुंह का कैंसर और 10 तरह की बीमारियां यहाँ पर हम लोगों को होती हैं। 10 तरह की बीमारियां होने के बाद हम ये खा रहे होते हैं जी। यहाँ से आप देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में जो है ये गुटखा भी आया गया है, इंडियन गुटखा। उसके अलावा मेमपुरी का मसाला है, और ये कच्ची शराब है जो यहाँ पे तैयार की जाती है। कच्ची शराब इंतहाई ख़तरनाक चीज़ होती है जी, जिसको पीने के बाद अब तक ना जाने कितने लोग मर भी चुके हैं। और अंदरूनी सिंध में कच्ची शराब के ऊपर काफ़ी क्रैकडाउन होते रहे, अब ये इन्होंने ये टाइम ऐसा सेलेक्ट किया हुआ है कि जी बड़े आराम से ये 4 दीवारी के अंदर आते हैं। 4 दीवारी के अंदर यहाँ पे लगा के ये निकलने का रास्ता होता है। अभी जैसी पुलिस आई थी तो ये यहाँ से निकल रहे थे, लेकिन ये इन्होंने यहाँ से लॉक किया हुआ है। और ये इस तरह की, अच्छा अब ये इन्होंने छोटे छोटे पैमानों पर ही काम शुरू कर दिया है कि ज़ाहिर बड़ी जगहों पे तो हम देखते हैं कि रेड होना शुरू हो जाती है, तो इन्होंने छोटी छोटी जगहों पे काम शुरू कर दिया। जगह चेंज कर ली हैं अभी। पहले जो इनकी पक्की जगह घरों में बनाते थे, अभी ये साइड पे जगह बना ली है इन्होंने, उधर बना के इधर ये करते हैं। बड़े बड़े पैमाने पे थे, वो बंद हो गए अभी। क्या नाम है? फैजान। हैं? फैजान। कब से कर रहे हो ये काम? 2 साल से। 2 साल से कर रहे हो, तो इससे पहले बंद हुए हो कभी? नहीं। हैं? तो ये तो तुम बना रहे हो, तो इससे तो लोग पी के मर जाते हैं। जहर तुम्हें बनाते हुए शर्म नहीं आती है? क्या करें? तुम किस तरह बनाते हो? ये तुम्हें आती है बनाना? अरे बनाते हैं, गुड़ में पानी डाल के छोड़ देते हैं, छोटा डाल के छोड़ देते हैं, दूसरे दिन निकालते हैं एस्टर वगैरह डाल के। ये केमिकल जो डालते हैं ये क्यों डालते हैं? सर ये 2 रात में डालो, सुबह तैयार है। तो वो केमिकल खतरनाक नहीं होता? बिल्कुल खतरनाक है। फिर क्या खतरनाक है तो फिर क्यों कर रहे हो? लाजिम है, क्या करें, गुजारा तो करना है। जो बड़े ऊपर बैठे हो बोलते हम करते हैं। कौन बड़े, कौन है तुम्हारे बड़े, नाम तो बताओ। इस वक्त रैपिड रिस्पांस फोर्स की एक अच्छी कार्रवाई हमें देखने को यहाँ पर नजर आई है टंडोवाला यार में, और ये इस वक्त यहाँ पर इन्हें पकड़ा गया है यहाँ पर, और ये मुल्ज़िमान जो हैं इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। अगर हम अंदरूनी सिंध की बात करते हैं तो यहाँ पर कच्ची शराब का रुझान कम नहीं हो रहा है। लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और फिर हम ऐसे वाक़यात सुनते रहते हैं कि कच्ची शराब पीने की वजह से लोगों की अमवात हो गई। लेकिन ये बात भी खुशाइन है कि पुलिस इसके ऊपर बड़ी तादाद में कार्रवाइयाँ करती दिखाई देती है। टंडोला यार में एक और अफसोसनाक वाक़या तब पेश आया जब एक लड़के को मोटरसाइकिल छीनते वक्त गोलियों का निशाना बनाया गया। छीना झपटी की वारदातें शायद सिर्फ कराची में ही हुआ करती थीं, लेकिन अब ये फिजा अंदरूनी सिंध में भी चल पड़ी है। टंडोला यार में एक वाक़या पेश आया जब एक लड़के को बाइक छीनने के लिए रोका गया और इसने जरा सी मजामत की तो इसे गोलियां मार दी गईं और मुल्ज़िमान वहां से फरार हो गए। पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर केस को फौरी हल करके मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर दिया। हलाक होने वाले लड़के के वालिद से हमने बात की। कराची शहर में हम अक्सर ये वाक़या सुनते रहते हैं कि स्ट्रीट क्राइम करते वक्त किसी भी जवान को जो है गोली मार दी जाती है और उसके बाद वो मुल्ज़िमान दंदनाते हुए घूमते रहते हैं। पुलिस उनको अपने तौर पर पकड़ती भी है, लेकिन टंडोला यार में भी एक ऐसा ही वाक़या पेश आया
जब एक 21 साल के लड़के को मोटरसाइकिल छीनते वक्त गोली मार दी गई। यहाँ पर एक बड़ा अहम मसला ये आता है क्योंकि यहाँ तो ना CCTV फुटेजेस होती हैं और ना इस तरह आबादी होती है कि ज़्यादातर लोग देख पाएँ, तो जो ऐनी शाहिदीन होते हैं वो बहुत कम होते हैं। लेकिन टंडोला यार पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 15 दिन में इस केस को सॉल्व कर लिया। उस लड़के के वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? चेतन साहब। चेतन साहब, क्या नाम था आपके बेटे का? ज्ञान। ये वाक़या जब हुआ तो आप लोगों को किस तरह इत्तला मिली? जी, आप लोगों को किस तरह पता चला कि इस तरह कर दिया है इन लोगों ने? हम आ रहे थे, शादी में आए थे, दावत पे। जाफर खान का गांव है वहाँ, तो सामान थोड़ा बहुत कम था, कोई कपड़ा था, कोई सब्ज़ी वगैरह लेना था। आ रहे थे तो इब्राहिम शाह रोड पे आए तो उधर ईंटों का भट्ठा भी है, उधर आया, पीछे से मोटरसाइकिल आया, 2 बंदे थे, साइड में करके आगे कर दी गाड़ी, बोलो गाड़ी दो, पिस्टल सामने किया। हम 3 बंदे थे, एक ज्ञान का साला था नीला, वो गाड़ी चला रहा था, मैं बैठा था, इसके पीछे ज्ञान बैठा था। तो हम उतर गए और ज्ञान थोड़ा आगे जाके माफ़ी मांग रहा था, तो भाई हमारे इमरजेंसी है, हमारी गाड़ी नहीं छीनो, कहीं जा रहे हैं। बोले हटो हटो, तो ऐसे करके गोली चला दी। आप ये देखें जी कि किसी के बच्चे को इस तरह गोली मार देना एक मोटरसाइकिल के लिए, बचते वो लोग भी नहीं हैं जो इस तरह का काम कर रहे होते हैं। और ज़ाहिर है अब तो जो है वो गवाह भी मौजूद है और अभी अदालतों से भी दरख्वास्त है कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि किसी और का घर ना उजड़े। ज़ाहिर है हम एक बात कर सकते हैं, एक प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन जिसकी जो तकलीफ़ होती है वो वही शख्स जानता है। हम ज़ाहिर है एक अफसोस कर सकते हैं, बहैसियत इंसान, बहैसियत ह्यूमन बीन, हम इस चीज़ पर दुख ज़रूर करते हैं, लेकिन जिसके घर का जाता है वही समझता है। तो दरख्वास्त अदालतों से भी करूँगा कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि आइंदा किसी के साथ ऐसा वाक़या न हो। ख़वातीन के मसाइल हल करने के लिए जहां थाना बनाया गया, वहीं SSP टंडोला यार ने अपने ही दफ्तर में वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल बनाया ताकि अगर कोई ख़वातीन थाने ना जाना चाह रही हों तो वो यहाँ पर आकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। अच्छा जी, ये वुमेन प्रोटेक्शन सेल का ऑफिस है और इंस्पेक्टर रुखसाना लगारी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ख़वातीन को प्रोटेक्शन मिल रही है नहीं मिल रही है, बताएं मुझे। बिल्कुल मिल रही है। यहाँ पे हमारे पास जो भी एप्लीकेंट आती है हम उनसे मैटर पूछते हैं, अगर जो रिजॉल्व हम कर सकते हैं ठीक है, अगर नहीं तो हम जो हमारी जुरिस्डिक्शन है जिससे कंप्लेंट ताल्लुक़ रखता है हम उसको SHO से रब्ता करते हैं कि इसको भाई प्रोटेक्शन चाहिए या यह हेल्प चाहिए, या कोई भी हमें बंदा कॉल करना होता है तो कंसर्न SHO से, DSP से भी हम रब्ता करते हैं और SP की बात नॉलेज में भी देते हैं। जब मैटर रिजॉल्व हो जाता है तो हम प्रोसेस को फॉलो करते आते हैं। अच्छा, ये नहीं है कि बस जी कोई बेचारी खातून आ गई उसकी एप्लीकेशन लेके रख ली, उस पर पूरा काम होता है, यानी कि पूरा प्रोफार्मा, ये आपको दिखाऊं यहाँ से निकाल कर, पूरा प्रोफार्मा भरा हुआ है, SHO की रिपोर्ट, उनके बयानात अगेंस्ट पार्टी के, और जो एप्लीकेंट उनके SHO की रिपोर्ट, DSP की रिपोर्ट, हमारा प्रोफार्मा, उस पर सिग्नेचर, सब कुछ। टंडोला यार में चंबड़ थाने की हदूद में सबसे ज़्यादा कार्रवाइयाँ की गईं, जिनमें बहुत सी चीज़ों को सीज भी किया गया। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं टंडोला यार के चंबड़ थाने में मौजूद हूँ और यहाँ के SHO रियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अगर हम टंडोला यार में बात करें तो ये वो वाहिद थाना है जिसमें सबसे ज़्यादा कार्रवाइयाँ की गई हैं, ख़ास तौर पे मेमपुरी गुट के इस हवाले से, और भी कच्ची शराब के हवाले से भी काफ़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं। रियाज साहब, अब तक आपने तकरीबन कितनी मकदार में ये सारा सामान पकड़ा होगा? ये मैंने इसमें 27 केसेस दाखिल किए थे हमने मेरे टेन्योर में, और 7 ट्रक्स हमने बरामद किए थे। उसके अलावा 4 गाड़ियाँ कार हैं और 2 किया स्पोर्टेज हैं इसमें। तो ये ना जो क्रिमिनल्स हैं वो भी हमें इस तरह से वो टैकल करते हैं कि जब पता ना चले पुलिस को। तो ये किया स्पोर्टेज के अंदर क्या जा रहा था? ये मेमपुरी और सफीना। हाँ जी, उन्होंने कहा होगा बड़ी गाड़ी है। हाँ, बड़ी गाड़ी उस तरह मतलब डिस्गाइज करते हैं हमें कि मतलब पता ना चले पुलिस को। लेकिन अगर अच्छी परफॉर्मेंस होती है और अच्छी टीम होती है और अच्छा बॉस होता है तो ज़रूर हर चीज़ अच्छी होती है। नाज़रीन, हमारे साथ SSP टंडोला यार अबरेज़ अली अब्बासी साहब मौजूद हैं। अभी इन्हें चार्ज संभाले हुए यहाँ पे 6 से 7 महीने हुए हैं। टंडोला यार की इस वक्त क्या सूरत हाल है ये इनसे जानेंगे। अबरेज़ भाई, ये बताइएगा कि अभी 6 से 7 महीने आपको हुए हैं, तो जब आपने चार्ज संभाला तो किन चीज़ों पे पहला फोकस था कि इन चीज़ों को ख़त्म करना है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको पता है कि क्राइम तो हमारा प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, फोकस भी रहता है, लेकिन यहाँ पर जो रीजन है हैदराबाद रीजन, जिसमें टंडोल अयार एक ज़िला है, इसमें ज़्यादातर जो हमारा गुटखा, मेनपुरी और जो इस तरह के ड्रग्स के जो रिलेटेड इश्यूज़ थे वो बहुत ज़्यादा रैम्पेंट थे। तो हमने आते साथ ही ये कोशिश की, क्योंकि आपको जैसे पता है कि पहले वाली जो आईजी साहब की टास्क फोर्स थी उसमें भी मैं मेंबर था, और जो अब वाली टास्क फोर्स है उसमें भी मैं इंसिडेंटली मेंबर हूँ। सो हमने सबसे पहले अपनी कमर कस ली कि हमने जी उनके खिलाफ जो एक्शन करना है और एक्शन सवाब समझ के करना है। अच्छा अब्रेज भाई, ये एडवांटेज होता है आप लोगों को कि अगर हम पहले की बात करते हैं, कराची शहर की बात करते हैं, तो आप एसएसपी इन्वेस्टिगेशन साउथ थे, यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन भी आपके पास है, ऑपरेशन भी आपके पास है, इससे कुछ बेनिफिट होता है? जी मैं कहता हूँ कि आपके तवस्सुत से मैं बताता चलूँ कि मुझे लगता है कि शायद जो मेरा टेन्योर रहा है एसएसपी इन्वेस्टिगेशन कुरंगी का और साउथ का, मुझे उससे बेपनाह फ़ायदा हुआ है। और जो भी किसी डिस्ट्रिक्ट की कमांड लेने जाता है, मेरा मशवरा भी सीनियर कमांड को यही होगा, एडवाइस भी यही होगी कि एटलीस्ट मेक देम वर्क फॉर लाइक 1 ईयर और 2 ईयर्स इन इन्वेस्टिगेशन। क्योंकि देखिए इन्वेस्टिगेशन जब आप पूरा डिस्ट्रिक्ट हेड कर रहे होते हो तो आपकी तमाम जो फाइल प्रिपरेशन से लेकर कोर्ट में जो एविडेंस प्रोड्यूस होता है और उसके बाद सज़ा तक के जो मराइल हैं, अपील के जो मराइल हैं, उसमें आपकी बहुत लर्निंग होती है। और कराची का जो, क्योंकि आपको पता है क्वांटम ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा होता है, साउथ में भी और कुरंगी में आपको पता है क्राइम इन्फेस्टेड एरिया है, तो वहाँ पर हमारी बहुत ज़्यादा लर्निंग हुई। क्योंकि डीएसपी लीगल और डीएसपी इन्वेस्टिगेशन, उन दोनों का रोल बहुत कार्डिनल हो जाता है, क्योंकि जब आपकी एफआईआर हो जाती है तो डीएसपी इन्वेस्टिगेशन जो है वो मॉनिटर कर रहा होता है कि इन्वेस्टिगेशन के मराइल, फिर डीएसपी लीगल जो है वो प्रोसिक्यूशन ब्रांच के साथ और जुडिशरी के साथ इन टच आता है। तो मैंने आते साथ ही ये कोशिश की कि वो जो दोनों हजरात हैं वो अपने आईओज़ को बारहा बुलाएं और उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और उनसे जो फ़ाइल की प्रिपरेशन के जो मराइल हैं उसमें से गुजारें। और अल्लाह का शुक्र है कि सीनियर कमांड ने इस चीज़ को सराहा भी है, और अल्लाह का शुक्र है कि हमारी कन्विक्शन जो है, रेट ऑफ कन्विक्शन ख़ास तौर पे उन केसेस में जिसमें मंशियात है या वो केसेस हैं जिनमें हमने पुलिस की अपनी कार्रवाई होती है, उसमें हमारी काफ़ी बेहतर है। अच्छा ये तो चलें जी, मंशियात की बात हो गई, और काफ़ी हमने ऐसे केसेस भी देखे हैं जो आपने सॉल्व किए, जो आपकी रिपोर्ट भी बता रही है। एक बड़ा मसला अंदरूनी सिंध में हम देखते हैं कि ख़वातीन के साथ अक्सर ज़ाती होती है, तशद्दुद के वाक़यात होते हैं, बच्चों के साथ ज़ाती के वाक़यात हो जाते हैं। इसके ऊपर आपने क्या प्लान किया है? वुमेन प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें, वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करें, तो इस पर आपने क्या किया? जैसा कि मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर हमने वुमेन पुलिस स्टेशन जो है उसका बाकायदा तौर पे क़याम हुआ है, और यहाँ पर जो हमारी लेडी एसएचओ है, इंस्पेक्टर हैं, वो यहाँ पर जो लेडी से मुताल्लिका, बच्चों से मुताल्लिका, या उसके अलावा अगर और कोई इस तरह की हरासमेंट की कोई हमें कॉल्स आती हैं तो हमारे पास यहाँ पर वुमेन प्रोटेक्शन सेल भी मौजूद है, फंक्शनल है। उनकी जो इंचार्ज है वो भी हमारी लेडी ऑफिसर हैं, वो भी इंस्पेक्टर रैंक की हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि मुझे बताते हुए खुशी भी हो रही है कि हमने अपने ज़िले की जो एसएसपी ऑफिस की रीडर साहिबा हैं वो भी हमने एक लेडी सब इंस्पेक्टर को हमने चूज़ किया है, ताकि उनको एक सेंस ऑफ अपनी एम्पावरमेंट हो। क्योंकि देखिए हमारी जो पुलिस फोर्स में जो ख़वातीन होती हैं, नॉर्मली ये बिलीव किया जाता है कि या तो उनको काम करने का शौक़ नहीं होता, या ये भी माना जाता है कि दे आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ। सो इस असर को ज़ाइल करने के लिए मेरे ऑफ़िस की जो रीडर है, शी इज़ अ लेडी, एंड माशाल्लाह बहुत अच्छा काम चल रहा है। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि वुमेन प्रोटेक्शन सेल हमारा बिल्कुल फंक्शनल है। हमारी जो पीए हैं, जो कि हमारे एसीआर्स और बाकी सारी देख रही होती हैं, वो भी हमारी एक लेडी हैं। तो हमने कोशिश किया है कि इनको हम लोग एम्पावर करें, और लोगों को भी हमने ये मैसेज कन्वे करवाया है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा थानों का, ऑफिस का विज़िट करें, वुमेन पुलिस स्टेशन जाएं, ताकि आपके मसलों को हम एड्रेस कर सकें। बिल्कुल जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सवाल करने का मकसद भी ये था कि हमारे यहाँ अक्सर कुछ और पोर्ट्रे किया जाता है। बहुत सारे बड़े फोरम्स पे मैं देखता हूँ कि ऐसा पोर्ट्रे किया जाता है कि जी ख़वातीन के साथ बहुत ज़ाती हो रही है, उन्हें कहीं आगे नहीं आने दिया जाता। स्पेशली अंदरूनी सिंध की अगर मैं बात करता हूँ तो ठीक है, ज़ाती तो हो रही होती है जहाँ पर, तो वहाँ पर उसका एक्शन भी होता है। और एम्पावरमेंट की अगर हम बात करें तो अब वो दौर नहीं रहा है। तो इस वजह से ये सवाल मैंने किया था, ताकि हम अपना जो हमें हमारा एक इमेज गलत पोर्ट्रे किया जाता है वो पब्लिक के सामने आने लगे। क्या मैसेज देना चाहेंगे अब्रेज़ भाई, ख़ास तौर पे यंगस्टर्स को? ड्रग्स में आजकल यंगस्टर्स पढ़ने लगे हैं, कुछ लोग फैशन के तौर पे लेते हैं, कुछ कहते हैं जी डिप्रेशन दूर होता है, जबकि ये तबाही की तरफ लेके जाता है। मैं आपको ये बताता चलूँ, आपके चैनल के तवस्सुत से मेरा मैसेज यंगस्टर्स को तो यही होगा कि कितनी भी ड्रग्स को ग्लैमराइज़ करके क्यों ना दिखाया गया हो, मुख्तलिफ मीडिया के चैनल्स के थ्रू, मूवीज़ के थ्रू, ड्रामास के थ्रू,
खुदारा इस चीज़ से बचें। मैंने हॉस्पिटल्स को विज़िट किए हैं, मैंने उन सर्वाइवर से खुद बात की है, मैंने उनके घरों को तबाह होते हुए देखा है, मैंने यंगस्टर्स को मरते हुए देखा है, उनके वालिदैन को सिसकियाँ आहें भरते हुए देखा है। जब तक ये घरों में इस चीज़ को बावर नहीं कराया जाता, यूनिवर्सिटीज़ में उस्तादों असातिज़ा की तरफ से ये नहीं कहा जाता है कि बेटा इन चीज़ों से बचना है, तब तक मेरा ख्याल है कि शायद प्यूनिटिव एक्शन इतना ज़्यादा कारगर नहीं साबित होता जब तक सेल्फ अवेयरनेस की एक फ़िज़ा हमवार ना की जाए। ये बात ठीक है कि घर का माहौल भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, अपने बच्चों पर चेक एंड बैलेंस रखें। हर चीज़ हम ये नहीं डाल सकते कि जी हुकूमत की जिम्मेदारी, कुछ जिम्मेदारी हमारी अपनी भी होती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये था टंडोल IR पुलिस के साथ हमारा खुसूसी प्रोग्राम। हमने आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स इस प्रोग्राम में दिखाए और इन प्लेटफॉर्म्स को दिखाने का मकसद ये होता है कि अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो रही हो या कोई मसला दरपेश हो तो इन प्लेटफॉर्म्स पे जाकर आप अपने मसले को हल करा सकते हैं, आपको किसी किस्म की हिचकिचाहट का सामना ना करना पड़े। अगर हम बात करें सिंध के तमाम अजला में ये सिस्टम चल रहा है और अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर में से जराइम का खात्मा हो तो जब भी आप कोई जराइम होते देखें तो इसकी रिपोर्ट ज़रूर दर्ज कराएं।